वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 स्टार्ट किया था, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज से हम जो मेन हमारा सब्जेक्ट है उसे एकदम अब सीरियसली स्टार्ट कर रहे हैं। वो बस एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन वो भी ज़रूरी है ये सब्जेक्ट को समझने के लिए। और अब हम करते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे, रेगुलेशंस को कवर करेंगे। ये आपके सामने जो आपकी स्क्रीन्स पे दिख रहा है ये चार्ट है, वो है सीए फाइनल का। जो सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल है, मैंने उसे आपके सामने ये खोल कर रखा है। और ये चार्ट्स, बल्कि उस स्टडी मटेरियल में कुछ चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं उससे आपको कभी कभी रेफर करवाऊंगी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हमारा स्टडी मैट रेफर होगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हमारा बेट टेक्स्ट रेफर होगा। तो हम अब समझते हैं कि हमारा पहले जो हम समझना चाहेंगे कि इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंक्रप्सी क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी, इसका आखिर मतलब क्या है, टर्म्स का मतलब क्या है। तब ना हम आगे जाके समझेंगे कि इंसॉल्वेंसी अलग क्यों है, बैंक्रप्सी अलग क्यों है, सिर्फ एक नाम क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम इसे अब समझेंगे। सिंस वी आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल्स, हम एक्सपर्ट्स बनने वाले हैं इंसॉल्वेंसी के, क्योंकि हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल, आप ये जो टर्म है वो भी समझोगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले तो कि इंसॉल्वेंसी क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, बैंक्रप्सी का वर्ड का क्या मतलब है। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब पहले तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम अपना सिचुएशन अभी ले लेते हैं कि आप अभी स्टूडेंट हो, आपके पास खर्चे बहुत सारे हैं, एक्सपेंसेस राइट फ्रॉम ट्रैवलिंग, क्लासेस, फीस एंड बहुत सारे एक्सपेंसेस। लेकिन डू यू हैव एनी इनकम सोर्स? नो, नॉट येट। तो क्या हम आपको कह दें कि भाई आपके पास तो एसेट्स, आपके एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज से कम है। एग्जैक्टली आपके एसेट्स, बल्कि एसेट्स के नाम पे हमारे पास क्या है, मोबाइल फोन? नो। तो हम कहेंगे कि एसेट्स जो है हमारी वो लाइबिलिटीज से कम है, बहुत कम है कंपेयर करें तो। क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज क्या है, अगर हम बाहर रहते हैं तो हमारे जो हॉस्टल के खर्चे हैं, पीजी के खर्चे, खाने के खर्चे, बात मतलब ऑल एवरी एक्टिविटी दैट वी डू, वी इनकर सम कॉस्ट। तो अब वो कॉस्ट को मीट अप करने के लिए, मीट आउट करने के लिए क्या हमारे पास एसेट्स है? नहीं। तो क्या हम कह दें कि आप भी बैंक इंसॉल्वेंट हो, आप बैंकरप्ट हो? नहीं। इंसॉल्वेंसी तब आता है जब जब आपके एसेट्स लाइबिलिटी, एसेट्स जो है वो लाइबिलिटी से बेशक कम है, लेकिन आप पे उसे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके सिचुएशन में यू आर लकी कि यू आर एबल टू incur these expenses as well as pay the same। कैसे? यू टेक मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, चाहे आप कैसे भी लेते हो, या आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो आप किसी ना किसी तरह से आप वो पैसे आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपकी खुद की अर्निंग नहीं है एज सच, तो आपकी इनएबिलिटी टू पे है नहीं। आप पे कर लेते हो, भले आपकी पर्सनल इनकम से नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं से तो पे कर पाते हो। तो आप उस केस में आप इंसॉल्वेंट नहीं कहा जाएगा आपको। फिर कहेंगे कि इंसॉल्वेंट तब कब कहा जाएगा। तो हमारा पहला कंडीशन तो ठीक है कि एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। अब एक अपने दिमाग में चलाओ एक बैलेंस शीट, एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे देखो, बैलेंस शीट तो नॉर्मली मैच करती ही है, ऑन एवरी बैलेंस शीट इट हैज़ टू मैच। अगर मैच नहीं होते तो बैलेंस शीट ही नहीं कहा जाएगा। तो अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, मैच मतलब ये एसेट्स कब कम दिखते हैं, जब यहाँ पे एसेट्स कॉलम में फिक्टिशियस एसेट दिखने लगती है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड ऑल। तो रियल मायनों में वो एसेट्स नहीं है, जो असली एसेट्स है, जो चाहे वो इंटेंजिबल हो या टेंजिबल हो, वो बहुत कम है कंपेयर टू द लायबिलिटीज। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गया फुलफिल। ठीक है, अब है कि अबिलिटी टू पे है कि नहीं कंपनी का, हम वो चेक करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि डज इज द कंपनी एबल टू पे इट्स डेट्स और इट्स लायबिलिटीज। इफ द आंसर इज नो, तब अ कंपनी को बोला जाएगा कि वो इंसॉल्वेंट हो गई। ठीक है, क्लियर? अब है कि बैंकरप्ट कब कहा जाएगा। आपके सामने ये चार्ट है, चार्ट को मैं बाद में रेफर करूंगी, पहले आप सुनो मेरी बात।
बैंकरप्ट कब कहा जाएगा? पहला तो वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए। कंपनीज बैंकरप्ट नहीं होती है, बैंकरप्ट इंडिविजुअल्स होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये अगर हम एक्सपर्ट्स की तरह बात करें तो ये हम नहीं कर सकते। बैंकरप्ट इंडिविजुअल होगा, इंसॉल्वेंट कंपनी होगी। तो चलो, बैंकरप्ट ठीक है, इंडिविजुअल होगा वो भी ठीक है। तो कब होगा? पहला कंडीशन, लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है। जो पर्सनल हमारी लायबिलिटीज़ है कि हमने ज़्यादा उधारी लेके रखे, लेकिन हमारे पास एसेट्स ही नहीं है कि अगर हमें वो सेल ऑफ करके अगर वो करना का कोई भी समय आता है तो हम मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही इनइक्वल है, दोनों ही बहुत ही अलग है। एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तब जाके आप उसे पे ऑफ नहीं कर पाओगे फ्रॉम द गिवन एसेट्स। अब तीसरा बात तो चलो वो भी ठीक है, इनएबिलिटी टू पे। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एसेट्स कम है, लायबिलिटी से इनएबिलिटी टू पे है, ये भी हो गया। और पहला तो हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल के केस में होगा। और चौथा जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो क्या है? ये तीनों तो आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, अब है कि आप बैंकरप्ट, सही में आप बैंकरप्ट हो गए? नहीं, बैंकरप्ट अब तब हो गए जब आपने इसको ठीक करने का कोई भी स्टेप्स नहीं उठाया, या फिर स्टेप्स उठाया पर आप फेल हो गए। आपने कोशिश की कि आप उस सिचुएशन से, जो इनएबिलिटी है, उससे बाहर निकल आओ, चाहे वो कैसे भी कर सकते हो। रिवाइवल की एक कोशिश अगर आपकी नाकाम हो गई, या फिर आपने कोशिश ही नहीं की, तो आप एज एन इंडिविजुअल आप बैंकरप्ट कहा जा सकता है आपको बैंकरप्ट। क्लियर? तो हम अब ये डेफिनेशन में एक बार देख लेते हैं, हमारा चार्ट क्या कहता है। टर्म इंसॉल्वेंसी कैन बी यूज्ड फॉर, चलो इंडिविजुअल भी है, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल्स को कहेंगे बैंकरप्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को कहेंगे इंसॉल्वेंसी। क्लियर? स्टेट, ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो लिखा हुआ है ये डायग्राम में। स्टेट व्हेन एन इंडिविजुअल और कंपनी इज नॉट एबल, क्या था? नॉट इनएबिलिटी टू पे, not able to pay the debt, and the value of assets held by the company या by the individual is less than the liability। पिक्चर क्लियर हुई दिमाग में? एग्जैक्टली, पहला एसेट्स कम है लाइबिलिटी से, दूसरा इनएबिलिटी टू पे है। ये दोनों कंडीशंस मिल गई तो वो पर्सन अगर कॉर्पोरेट है तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, इंडिविजुअल है तो बैंकरप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अनट्रीटेड, देखो अगर हमने इसका फिर अगर फर्दर देखा जाए, तो अगर हमने इसका कोई एक सोल्यूशन या फिर रिवाइवल का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर आप रिवाइवल का कोई भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो ऑटोमेटिकली एक नॉन कॉर्पोरेट मतलब एक इंडिविजुअल बैंकरप्ट हो जाएगी और कॉर्पोरेट लिक्विडेशन में चली जाएगी। लिक्विडेशन जैसा वर्ड सुनते हो, देखो ये जो वर्ड्स है कुछ आपको समझ आना चाहिए, दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए कि ये अलग क्यों है एक दूसरे से। जैसे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी तो अब हमने समझ लिया कि एक तो इंडिविजुअल के लिए, एक कॉर्पोरेट के लिए, चलो सही है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है लिक्विडेशन। वर्ड यहाँ आया लिक्विडेशन, आखिर लिक्विडेशन है क्या? लिक्विडेशन का मतलब होता है जब आपकी कंपनी, ध्यान से सुनना, जब आपके पास एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, आपके पास इनएबिलिटी टू पे है, ठीक है चलो सही है। अगर आपने कोई भी एक रिवाइवल का कोई भी प्लान नहीं है, जो हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बहुत बार पढ़ेंगे, दैट इज CIRP। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये बेसिकली एक प्लान है, प्लान बी जिसको नहीं कहते कि प्लान ए तो जो कंपनी चल रही थी उस प्लान से चल रही थी, ए प्लान से, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। अब प्लान बी आता है पिक्चर में कि भाई प्लान बी से ये कंपनी वापस रिवाइव कर सकती है क्या, जैसे जिस पोजीशन से वो एक पॉइंट था जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे थी, उस पोजीशन से वो गिरती चली गई।
तो अब वो पॉइंट पे हमको वापस आना है, तो ये क्या वो प्लान भी हमें उस पॉइंट तक या उस पॉइंट के आसपास पहुंचा सकता है? वो होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन मतलब नहीं कहते, बहुत ही लेमैन के वर्ड्स। अब लिक्विडेशन कब आया कि आपने तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं की, आपने अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं रिवाइवल की, तो ये कंपनी ऑटोमेटिकली चली गई कि लिक्विडेशन में चली गई, या फिर दी लेकिन वो फेल हो गई, हमारा प्लान भी फेल हो गया, प्लान ए तो फेल था ही, प्लान बी भी फेल हो गया। अब लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है सेल। ध्यान से, लिक्विडेशन मीन्स sale of assets and settlement of liabilities। जो भी हमारे assets थे उसे हमने बेच दिया, जो liabilities थी उसे पे ऑफ कर दिया, वो होता है लिक्विडेशन। इसके साथ आपको अगर दिमाग में आ रहा होगा कि एक वर्ड होता है वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप क्या है या वाइंडिंग अप कैसे अलग है लिक्विडेशन से? बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन, बिल्कुल जेन्युइन क्वेरी है आपकी कि भाई तो जब लिक्विडेशन ये है, बैंक्रप्सी ये है, इंसॉल्वेंसी ये है, तो वाइंडिंग अप क्या है? हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है। वाइंडिंग अप क्या है? उसका एक बहुत प्यारा डेफिनेशन मैं आपके सामने भी रीड करूंगी, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे उसे। वाइंडिंग अप मीन्स अ प्रोसेस टू क्लोज डाउन एनी बिजनेस वेंचर। मतलब अब अगर एग्जांपल ले लो टाटा इंडस्ट्रीज की, उसमें तो बहुत सारे कंपनीज हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखो, आप टॉप पे हो, आप उस टाटा ग्रुप के आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठे हो, बिल्कुल सही। तो उसकी जो सबसे है टीसीएस ले लो, ठीक है, टीसीएस कंपनी नहीं चला, उस इनएबिलिटी हो गई, इनएबिलिटी टू पे डेट्स हो गया, एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, चलो सही है, सीआईआरपी भी करके देख लिया या सीआरपी किया लेकिन फेल हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज थे उसे हम सेटल कर देंगे, रियलाइज कर देंगे एसेट्स और सेटल कर देंगे लाइबिलिटीज। वो हमने कर ली, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब पूरे टाटा ग्रुप को तो क्लोज आउट नहीं करोगे, ठीक है, हमने हमें बस ना देखो, जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना तो हमें सोचने का दायरा बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपनी एक छोटी सी कंपनी के तौर पे देखोगे तो आपको लगेगा ये तो कंपनी ही बंद हो गई, तो डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप फिर क्या है ना? तो हमें इसको एक बड़ी कंपनी की नज़र से देखना होगा। अगर ये टीसीएस होती तो उसने टाटा ग्रुप होता तो टीसीएस चलो प्रॉफिटेबल नहीं था, प्लान जो भी था वो कहानी खत्म, उसे हमने सेल ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया, देखा जाए तो वो कहेंगे हम उसका बिजनेस वेंचर, मतलब एक पार्ट, एक हिस्सा हमने बंद कर दिया। But as a process, it includes all the things from appointment of liquidator, liquidation and dissolution। मतलब उस चीज का नामो निशान हमें खत्म कर देना है, टाटा ग्रुप से टीसीएस को हटा देना है कि टीसीएस आज तक था पर अब नहीं है, उसे हम कहेंगे वाइंडिंग अप ऑफ अ बिजनेस वेंचर, और डिसोल्यूशन होगा उसका नाम ही हटा देना। डिसोल्यूशन का भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार। डिसोल्यूशन का मतलब होता है इज अ काइंड ऑफ डेथ ऑफ अ कंपनी। जैसे डेथ सर्टिफिकेट पे नाम आने के बाद वो इंसान अगर असलियत में भी जिंदा है तो उसे जिंदा नहीं मानेंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंपनी का नाम अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जो रजिस्टर है कि भाई ये कंपनी का रजिस्टर्स है जो आज तक कंपनी हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड है, अगर उससे हमारा नाम हट गया तो हम कंपनी नहीं कहलाएंगे आज के बाद, वो होता है डिसोल्यूशन। अब फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि ये टर्म्स हम इंटरचेंजेबली आज तक यूज करते आए हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में यू हैव टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि आपको ये एक अलग होराइजन देता है प्रैक्टिस का। तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप अपने क्लाइंट्स को आगे समझा नहीं पाओगे। वंस अगेन, पहला है इंसॉल्वेंसी, हमने पढ़ा इंसॉल्वेंसी क्या था। इंसॉल्वेंसी हो गया कॉर्पोरेट्स का, बैंक्रप्सी हो गया इंडिविजुअल्स का, और ये है कि भाई एसेट्स कम है, वही कहानी इनएबिलिटी टू पे। अगर वो अनट्रीटेड है, मतलब अगर फेल हो गया हमारा प्लान,
उसको रिवाइव करने का, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट हो। तो कॉर्पोरेट को कहा जाएगा लिक्विडेशन में चली गई, इंडिविजुअल को कहा गया कि आप तो अब बैंकरप्ट हो गए। बैंक इंडिविजुअल बैंक लिक्विडेशन में नहीं जाती, कंपनीज लिक्विडेशन में जाती है। तो एक बार हम अपने सारे जो टर्म्स हमने अब तक समझे उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी, assets are less than the liabilities plus inability to pay debts is equal to insolvent। इंसॉल्वेंट किसके पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है? कॉर्पोरेट। दूसरा है बैंकरप्सी, बैंकरप्सी किसके पर्सपेक्टिव से? इंडिविजुअल। अगर आपका एसेट्स आर लेस देन, या हम कह सकते हैं लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन द एसेट्स, इनएबिलिटी टू पे डेट्स, जो हमने एक रिवाइवल का प्लान बनाया था वो फेल हो गया, या फिर हमने कोई प्लान ही नहीं बनाया, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि बैंकरप्ट हो गया, हमारे एक इंडिविजुअल बैंकरप्ट हो गया। तीसरा था लिक्विडेशन, जिसमें हम एसेट्स को सेल ऑफ कर देते हैं, एसेट्स को रियलाइज कर लेते हैं, डेट्स को, जो हमारे लाइबिलिटीज थे उन्हें पे ऑफ कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट है, सॉरी फोर्थ पॉइंट इज वाइंडिंग अप, जो एक जॉइंट सॉरी एक बिजनेस वेंचर हम क्लोज कर लेते हैं, जो हमने एग्जांपल लिया था टाटा ग्रुप, टीसीएस। अब है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इज द फाइनल डेथ ऑफ द कंपनी, जिसे नहीं कहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी रहती है कि आपका डेथ सर्टिफिकेट, जब एक इंडिविजुअल है ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि उसके जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी कुछ है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअल ही नहीं है उसे यूज करने वाला। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से डिसोल्यूशन भी कहेंगे जब हम उस जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम हम अपने रजिस्टर से बाय द आरओसी स्ट्राइक ऑफ किया जाता है, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। क्लियर? ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको बिना समझे हम आगे बढ़ नहीं सकते हमारे सिलेबस में। तो हम ये देख लेते हैं। ये हमने देख लिया। ये तो डायग्राम हमने कर लिया, ये एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, तीनों का रिलेशनशिप। ये हमने पिछले वीडियो में किया था, हमारे जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था ना, वो फायदा, उसमें हमने डिस्कस किया था फायदा क्या हुआ इस कोड को आने के बाद, या पिछले लॉज में क्या कमी थी जो इसमें हमने हटाई, उसे किस तरीके से बेटर किया गया पिछले लॉज के कंपैरिजन में। तो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। फीचर्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव है, समझ आ गया कि भाई हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया है, कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं छोड़ा गया है इस लॉ में। मल्टीप्लिसिटी नहीं है, पहले बहुत सारे लॉज थे, रिकवरी ऑफ डेट्स एक्ट, सार्फेस, तो वो हमने 9 लॉज के नाम पढ़े थे, तो वो एक बार आप पिछला वीडियो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार देख लेना। लो टाइम रेजोल्यूशन, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है कि 180 दिन में आपका CIRP प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, या एक्सटेंशन होगा तो वन टाइम ही होगा 90 डेज। वन विंडो क्लियरेंस, ये सभी चीज़ें एक साथ आ गई और आपको 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वन चेन अथॉरिटी है, सही है कि एक ही अथॉरिटी है। अथॉरिटी स्ट्रक्चर इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक बार ये फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो। प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस लॉ में, बिल्कुल उसी तरीके से जितना वर्कमैन का दिया जाता है, लेकिन प्रीवियस लॉज में वर्कमैन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, एम्प्लॉइज को कम दिया जाता था, तो उसे रेक्टिफाई किया गया और ये एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाया गया, दैट इज IBBI। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या थे, हमें ये एक्ट क्यों बनाया, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये पॉइंट हमें समझाने की कोशिश करता है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। Consolidate and amend laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individual। एक जगह इकट्ठा कर लिया। फिक्स टाइम पीरियड्स, कितना
एक देखो, तो ये जो हमारे नॉर्मल प्रोसीजर है जुडिशरी में, एक बार सिस्टम में जाने के बाद एक केस कितने दिन में डिसाइड होगा, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं। तो बिल्कुल उसको ही मद्देनजर रखते हुए ये चीज डिसाइड की गई कि 180 दिन प्लस 90 डेज, और अगर फास्ट ट्रैक है तो 90 प्लस 45, 45 इज द एक्सटेंडेड पीरियड, उसमें ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जैक्टली ये देखते हैं मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्योंकि देखो, जब एक एसेट्स अगर लिक्विडेट ही करना है, चलो रिवाइवल करना ही नहीं है, इस कंपनी को खत्म ही करना है, तो एसेट्स को जल्दी सेल ऑफ कर ले, जल्दी रियलाइज कर ले, तो उस एसेट्स की कीमत अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि अगर टाइम लगेगा ना, देखो आप इमेजिन करो कि एक एसेट तो अभी सही कंडीशन में क्योंकि अब तक चल रहा था, अगर आप उसे छोड़ दो और केस डिसाइड होते 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 4-5 साल लग गए, अब उस एसेट्स में कितना दूर पड़ गया होगा वो एसेट्स। अब टेक्नोलॉजिकल उसका अब फायदा है भी कि नहीं, कि हमारी एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, क्योंकि अगर आ चुकी है तो कोई उसे खरीदेगा नहीं, फिर खरीदेगा स्क्रैप के वैल्यू पे, कोई फायदा नहीं है फिर। इसलिए ये मैक्सिमाइज करता है कि हमें बेस्ट वैल्यू मिल जाए हमारी एसेट्स के लिए। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक देखो, एक जो हमारा हर अब जो कॉन्सेप्ट आ गया है इंडिया में, मेक इन इंडिया, उसको ही बढ़ावा देता है कि अगर बाई चांस आपकी कंपनी नहीं सही काम कर रही है तो उसे हम जल्दी वाइंड अप करवा के खत्म करवा देंगे। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि देखो कंपनीज को क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है फिर, लेकिन जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो किस बेसिस पे, और वो उनके देखो उनके इंटरेस्ट को भी तो प्रोटेक्ट करना होगा ना, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक लॉ है, दैट इज इंसॉल्वेंसी, क्योंकि वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, गवर्नमेंट का भी एस्टैब्लिश एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, दैट इज IBPI। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, या हम यही इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत इससे स्टार्ट करेंगे, यही से स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो ऑलरेडी 20-25 मिनट्स की होती है, हो लंबी हो चुकी है, तो विल कीप द वीडियो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप एक बार अगर सोचोगे कि 3 घंटे की लेक्चर है, आपका माइंड सेटअप करने में ही आपको 3 दिन लग जाते हैं। तो बिल्कुल उसी को देखते हुए वी विल कीप द वीडियो शॉर्ट टू द पॉइंट, और जल्दी से हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और हमको इंसॉल्वेंसी के पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ये ओपन बुक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सेट ऑफ मार्क्स विद अदर ग्रुप्स, अगर आप तीनों ग्रुप साथ दे रहे हो। और दूसरी बात, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आपको वो ज्वाइन करना है फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करो। उसके ज्वाइन करने का क्या तरीका है, आप मुझे अपना या तो नंबर मेल कर दो, ठीक है, मेरे ईमेल आईडी पे, या फिर अपना ईमेल आईडी या नंबर कमेंट बॉक्स में रख दो। पर इट विल बी बेटर कि आप नंबर नहीं डालो, क्योंकि इट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, कोई भी देख सकता है, इसलिए टू बी सेफ नंबर नहीं डालना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो आप मुझे मेल कर देना अपने नंबर के साथ, मैं आपको ऐड कर दूँगी। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।